पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ सोलर पीवी पैरामीटर, की मतलब सोलर पीवी की जो पैरामीटर्स थे जैसे कि ओपन सर्किट वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट करंट या वीएमपी मैक्सिमम पावर वोल्टेज या फिर आईएमपी, इनके ऊपर एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ता है। तो जब भी हम लोग सोलर इरेडियंस इंक्रीज, जब भी सोलर इरेडियंस इंक्रीज होगा, मतलब जब भी हमें ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, सोलर रेडिएशन ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा शॉर्ट सर्किट करंट पे। यानी कि जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो लगातार आपकी ऊपर चलती चली जाएगी, इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। सही है, मैंने ये हर बार बताया कि जो हमारा सोलर पीवी सिस्टम है इट इज़ एक्ट लाइक अ करंट सोर्स, ये डायरेक्ट करंट सोर्स है। तो ये जो करंट है ये कांस्टेंट रहेगी इरेस्पेक्टिव ऑफ लोड तुमने कितना करंट कर रखा, बट ये करंट जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करेगी सोलर रेडियंस पे। जितनी ज़्यादा सूरज की चमक उतनी ज़्यादा करंट ये बनाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, बिकॉज ओपन सर्किट वोल्टेज जो होगा इसके अंदर कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलता। ठीक है, आयु आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मार्जिनली इंक्रीज होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, ये जो मैं बात बता रहा हूँ क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर। देन ओवरऑल जो मैक्सिमम पावर है बिल्कुल इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो पावर है P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, भले ही वोल्टेज ना बढ़ाओ बट करंट तो बढ़ा है रेडियंस बढ़ने पे, तो पावर बढ़ जाएगी। दूसरी बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, अगेन द सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर, डेट इज द सेल टेम्परेचर, कि जो तुमने पैनल है जो उसके अंदर पीवी सेल लगे हैं उनका टेम्परेचर कितना है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ये ड्रास्टिकली अफेक्ट करता है हमारे सिस्टम को, समझ में आ रहा है, मतलब निगेटिवली अफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा 25 डिग्री के ऊपर जाएगा तो ऐसे में जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो अच्छा खासा गिरेगा, डिक्रीज करेगा सिग्निफिकेंटली, है ना। और जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो इंक्रीज करेगी, समझ में आ रही बात है, क्योंकि भाई जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता ही है जो हमारा पीवी सिस्टम होता है, यानी कि सेमी कंडक्टर्स होते हैं पीवी सिस्टम में, अल्टीमेटली सेमी कंडक्टर हैं, या जो इंसुलेटर्स होते हैं इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। तो रेजिस्टेंस कम होने से करंट इंक्रीज करता है, याद है ये तो हमने बहुत बार ये चीज़ डिस्कस कर रखी पुराने लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। तो भाई यहाँ पर क्या है कि अब सेमी अल्टीमेटली सोलर पीवी सिस्टम क्या है, अल्टीमेटली तो उसके अंदर पीएन जंक्शन ही है। तो अगेन इट इज़ अ सेमी कंडक्टर, तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नेगेटिव एनटीसी, ठीक है, सेमी कंडक्टर जितने भी होते हैं इंसुलेटर्स होते हैं दे आर एनटीसी, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगी। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, करंट जो बढ़ेगी वो बहुत ही मार्जिनली इंक्रीज करेगी, ठीक है, स्लाइटली, ठीक है, लेकिन जो वोल्टेज है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अब क्या है, P इक्वल टू कितना होता है, P इक्वल टू हो गया तुम्हारा V इंटू आई। अब आई तो हल्की सी बढ़ी बट वोल्टेज ज़्यादा गिर गया, तो अगेन पावर डिक्रीमेंट गिरने लगती, पावर गिरने लगती, सही है। तो इसीलिए ओवरऑल जो मैक्सिमम पावर पॉइंट था वो डिक्रीज हो जाता है आउटपुट। तो सोलर पैनल जो होते हैं ये लेस एफिशिएंट होते हैं एंड ऑन एक्सेप्शनली हॉट समर डेज। ये बात बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, समझ में आ रही, इसको मैंने यहाँ पर कवर करा आप लोग के लिए। आपके मन में जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सबको मैंने कोशिश करी है कि एडवांस में टैकल कर दूं, जिससे कि आपके पास कोई क्वेश्चन ना बचे, है ना। तो आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा जो हर किसी एक लेमन, एक नॉर्मल आदमी के मन में आता है कि यार हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो समर्स होती हैं, समर में सोलर पीवी का जनरेशन बहुत हाई होता है, लेकिन विंटर्स में सोलर पीवी का जनरेशन बहुत कम होता है। अब यहाँ पर जो टेक्निकली हम लोगों ने बात डिस्कस करी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओवरऑल जो पावर बन रही है वो कम बनेगी, पी मैक्सिमम की पॉइंट नीचे खिसक आएगा, पी मैक्सिमम नहीं बनेगी ज़्यादा। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि समर के अंदर जो पावर जनरेशन होता है सोलर पीवी का वो बहुत हाई होता है कंपेयर टू द विंटर। हाई क्यों हो गया, कायदे में तो इसे कम होना चाहिए था, बिकॉज गर्मियों में टेम्परेचर 25 से डबल हो जाता है टेम्परेचर छत पे, और सर्दियों में काफ़ी कम हो जाता है। तो सर्दियों में तो ज़्यादा पावर बननी चाहिए और गर्मियों में कम, बट ऐसा होता नहीं है, उल्टा होता है। तो इसके पीछे का रीज़न डिस्कस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। समर के अंदर क्या होता है, पैनल का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 65 डिग्री तक पहुंच जाता है, समझ रहे हो, जबकि विंटर्स में इसका टेम्परेचर 25 डिग्री और इससे कम ही रहता है। तो इसको कंडीशन अगर पहला वाला पॉइंट देखोगे तो उस हिसाब से विंटर में, विंटर जो है वही विनर है, उसके अंदर ज़्यादा पावर बननी चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ध्यान से समझते हैं। अभी एक और पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट, जो इंस्टेंटेनियस एफिशिएंसी है, मतलब क्योंकि भाई आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स आएंगे, तो एफिशिएंसी जो होती है सोलर पैनल की घट जाती है, 15% से ज़्यादा घट जाती है, जबकि सर्दियों के अंदर 100% एफिशिएंसी मिलती है, क्योंकि टेम्परेचर विद इन द लिमिट है, आइडियल टेम्परेचर रेंज है। तो ये पॉइंट के हिसाब से भी विंटर्स ही जीत रहे हैं, पहले दोनों पॉइंट में विंटर्स जीत रहे हैं। अब मैच को आगे बढ़ाते हैं, दोनों का मैच चल रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, गेम चेंजिंग, जो समर होता है
यहीं पर सबसे बड़ा खेल है। समर के अंदर जो सनलाइट होती है उसकी अवेलेबिलिटी 14 से 15 घंटे होती है, यानी कि समर्स में आपको जो सनलाइट मिलेगी वो 14 से 15 घंटे आपको लाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, मान के चलते हैं अगर 6 बजे भी सूरज निकल आया तो 7 बजे तक, मतलब 12 घंटे मिनिमम तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 14 से 15 थ्योरेटिकली लिख दिया, बट आप मान के चलो कि 12 घंटे तो मिलेगी ही मिलेगी सनलाइट आपको। ठीक है, जबकि विंटर्स के अंदर क्या होता है, सनलाइट बहुत कम। ये तो मैंने थ्योरेटिकली लिख दिया है, प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो विंटर्स के अंदर आप जानते ही हो यार कि मतलब हो सकता है 4 से 5 ही घंटे धूप निकले, है ना। हम लोग हमेशा रोते हैं विंटर्स के अंदर की धूप ही नहीं निकल रही, 2-4 घंटे की धूप मिल गई काम हो गया, है ना। तो विंटर्स के अंदर क्या है कि जो सनलाइट है बहुत ही कम टाइम पीरियड के, थ्योरेटिकली सूरज जो है वो अवेलेबल होता है 10 से 11 घंटे के लिए और गर्मियों में 14 से 15 घंटे के लिए, बट रियलिटी में ये बहुत कम होता है। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर सारा गेम बदल गया। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी पूरी तरीके से बदल जाती। यहाँ पर जो है हमारा समर जीत गया, यानी कि भले ही कम एफिशिएंटली पावर बनेगी, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा देर तक काम करेगा, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई ये जो बंदा है ये एक बार में मान के चलते हैं 2 ब्लॉक्स रख पाता है, और ये बंदा जो है ये एक बार में 4 ब्लॉक उठा के रखता है। ठीक है, सही। अब 1 घंटे अगर दोनों काम करेंगे तो ये समर वाला जो बंदा है ये 2 ब्लॉक रखेगा और विंटर वाला 4 ब्लॉक रखेगा। तो अब इस नज़र से देखोगे तो तुम कहोगे कि सर विंटर वाला जीतना चाहिए, बट समर वाला 10 घंटे काम कर रहा है और ये काम कर रहा है 5 घंटे, तो ये कितने रखेगा, 5 4 जा 20, और ये कितने रखेगा, ये रखेगा 2 10 जा 20, बराबर हो गए, है ना। अब अगर 1 घंटे और ये काम, मतलब यहाँ पर देख रहे हो आप कि ये जो इसकी एफिशिएंसी जो कम थी वो इसने घंटों से पूरी कर दी, सही है। और यहाँ पर तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ये तो मैंने जस्ट डबल ले ली, केवल 15% का डिक्रीमेंट होता है, तो इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी ड्रॉप नहीं होती जितना कि घंटे ज़्यादा हैं इसके। तो ये तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल ले लिया, एक रैंडम एग्जांपल लिया कि दोनों बराबर बैठ गए। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे इसको कर दूं तो अगर मान लेते हैं, अगर एफिशिएंसी को देखें तो 3 कर लो इसे। ठीक है, तो ये 15 ब्लॉक रखेगा, सॉरी 1, ठीक है हाँ, तो ये 3 कर लो इसे। ठीक है, तो ये 15 ब्लॉक रखेगा 4 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर, सही है। और ये 10 घंटे काम करेगा तो ये आपके कितने रखेगा, ये रखेगा 20 ब्लॉक, तो 5 ब्लॉक ज़्यादा रखेगा। तो आई होप आपको एग्जाम्पल मैं कन्वे कर पाया हूँ, मैं तो रैंडम ले लिया था, तो एग्जाम्पल आप तक पहुँच गया होगा। जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि यही काम जो है, ये जब हम लोग एक बात करते हैं ना, बहुत बार आपने देखा होगा जो टॉपर होते हैं क्लास के, ठीक है, वो लाइफ में बहुत बार बहुत आगे नहीं पहुंच पाते, और जो मीडियम बच्चे होते हैं ना वो बहुत आगे कभी कभी निकल जाते हैं। आप देखना जो आईएएस आईपीएस बनते हैं मैक्सिमम उसके अंदर जो होते हैं वो एक मीडियम क्लास, मीडियम मार्क्स वाले स्टूडेंट होते हैं, जो क्लास में मीडियम बच्चे होते हैं ना वो ही निकालते हैं। क्यों? क्योंकि मीडियम बच्चे जो होते हैं भले ही उनका एफिशिएंसी कम होती है लेकिन वो मेहनत बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा घंटे काम करते हैं। जबकि जो जीनियस होते हैं, जो बहुत तेज़ होते हैं, जो टॉपर होते हैं, उनका माइंडसेट बहुत अच्छा होता है बट वो काम बहुत कम देर करते हैं, तो अल्टीमेटली आगे निकल जाते हैं मीडियम क्लास वाले। समझ में आ रही है? मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ, है ना। इवन मैंने आइंस्टीन को भी बहुत बार सुना था, भले ही लोग कुछ भी कहें, आइंस्टीन का अगर आप बायोग्राफी पढ़ोगे तो हर बार उनका एक ही कहना था कि मैं एक बहुत ही एवरेज माइंडसेट का बंदा हूँ लेकिन मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ किसी प्रॉब्लम पे, तो वो सॉल्व होती है। तो बिल्कुल वैसा ही है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं बहुत हाई आईक्यू मेरा नहीं है, मैं कोई चीज़ बहुत देर में मैं आई एम ए स्लो थिंकर, बहुत देर में चीज़ें समझता हूँ, बट मैं बहुत सारा समय देने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं 10 से 20 घंटे एक प्रॉब्लम पे सोच सकता हूँ। तो बस ये जो मैं एक समर टाइप का हूँ कि भले मेरी एफिशिएंसी कम है, आईक्यू कम है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा एफर्ट डाल देता हूँ कि मैं इस विंटर की एफिशिएंसी को ओवरकम कर देता हूँ, और यहाँ पे गेम हम लोग जीतते हैं, हम जैसे लोग। समझ में आ रही बात है? तो इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ, भले ही तुम्हारा आईक्यू कम हो, भले ही तुम कितने भी डिग्रेडेड हो, भले ही तुम्हें कम चीज़ समझ में आती हो, तुम्हें अगर जीतना है तो तुम्हें समर बनना पड़ेगा, तुम्हें ज़्यादा देर तक आसमान में टिकना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, तब तुम एक हाई आईक्यू वाले को 100% हरा दोगे, कोई टेंशन की बात नहीं। समझ में आ रही बात है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जो रिलेट कर पा रहे होगे। हाँ, अगर मैं कहता हूँ कि 1 घंटे में, एक पर्टिकुलर घंटे में, कि मान के चलते मैं सेलेक्ट कर लूँ 12 से 1 और इधर भी 12 से 1 सेलेक्ट कर लूँ, अगर 12 से 1 टाइम की बात करूँ तब कौन जीतेगा, तो उस कंडीशन के अंदर एक और एंट्री होती है, डेट इज द एंट्री ऑफ जेनिथ एंगल। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो रहा है? आयुवा को समझ में आ रहा होगा। तो होता क्या है कि सूरज जो होता है गर्मियों में बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है,
समझ में आ रही बात है, मतलब जेनिथ एंगल बहुत ही कम, यानी कि मैक्सिमम टाइम सूरज की जो रोशनी होती है वो हमारे ऊपर से सूरज निकल रहा होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो सूरज की पोजीशनिंग है, आपको अपना सोलर पैनल, इसलिए मैंने कहा था फ्लैट कर देना गर्मियों में। ठीक है, तो काफ़ी हद तक सूरज आपके ऊपर से निकलता है। तो ऊपर से निकलने से क्या होता है, मैक्सिमम हमें डीएनआई जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा मिलता है। लेकिन गर्मियों सर्दियों में क्या होता है, सूरज जो होता है वो एक लोअर एंगल पर सर्कुलेट कर रहा होता है, लोअर एंगल एक्सिस पे काम करता है। मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, तो मैंने आपको बताया था कि सोलर पैनल को ऐसे उठा के रख देना है ना। लेकिन अगर आपने उठा के नहीं रखा, फ्लैट वैसे ही रखा हुआ है उसी फिक्स टिल्ट एंगल पर, तो सूरज इस तरीके से जाएगा, यानी कि साइड वे से रोशनी आएगी। अब जब साइड वे से रोशनी आएगी तो कम रोशनी मिलेगी और हमारा जो जेनिथ एंगल है वो भी ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है? एकदम वर्टिकल अगर लाइन पे बात करोगे तो एकदम वर्टिकल लाइन से काफ़ी नीचे आपको सूरज दिखेगा, तो हाई जेनिथ एंगल। जबकि गर्मियों के अंदर जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसके आसपास से ही पास होगा, तो जेनिथ एंगल कम डेविएट, आपको सूरज जो है वो कम वर्टिकल लाइन से थोड़ा कम डेविएट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? आई आपको समझ में आ गई होगी ये बात। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, अगर हम 1 घंटा भी कंपेयर करें, ठीक है, तो भले ही सर्दी होने की वजह से एफिशिएंसी हमारी अच्छी रहेगी, सेल का टेम्परेचर जो है ठीक रहेगा पीवी सेल का, बट सन एक तो ज़्यादा देर काम कर रहा है, दूसरी बात सर्दियों में जो सूरज है वो काफ़ी हद तक आपके झुकाव वाला होता है, जिसकी वजह से साइड वे से रोशनी आ रही होती है, तो वो हमेशा जेनिथ एंगल ज़्यादा होने की वजह से उतनी इफेक्टिव नहीं मिलेगी। समझ में आ रही बात है? जबकि गर्मियों में सूरज बिल्कुल ऊपर से निकल रहा होता है, तो जो हमारा डीएनआई था वो बहुत अच्छा निकल के आता है, डायरेक्ट नॉर्मल रेडियंस बहुत हाई मिलता है, जबकि सर्दियों में डीएनआई की वैल्यू काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सही है? सो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र विंटर जो है वो हार जाता है और गर्मियों में ज़्यादा पीवी देखने को मिलता है, मतलब पावर ज़्यादा बनती है हमारी। मुझे याद है, एक मैं जब अपनी पीएचडी कर रहा था तो बहुत सारे पेपर में पढ़ता था, रिसर्च पेपर, तो बहुत सारे लोग ना इसके ऊपर भी काम रिसर्च करते हैं कि हम लोग कैसे एक सोलर पीवी का, अगर हम लोग गर्मियों के अंदर अपने सोलर पीवी का टेम्परेचर डाउन कर दें तो अच्छी खासी ये जो 15% की एफिशिएंसी डाउन हुई है ना, इसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं अगर 10 किलोवाट बना रहा है तो करीब आपका 11 किलोवाट के आसपास पावर बना देगा ये। समझ में आ रही बात है? समर में तो इस काम के लिए क्या कर सकते हो, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इसके ऊपर पब्लिश हैं, आप जाके चेक करना। अगर तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी है, तुम सीखने की इच्छा रखते हो, तो इसके ऊपर देखना। अगर नहीं मिलते हैं तो ये टॉपिक डाल के गूगल पे सर्च करना कि हाउ टू इंक्रीज दी एफिशिएंसी ऑफ सोलर पीवी इन समर, है ना, और साथ में लिख देना SCI पेपर, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल्स के पेपर आ जाएंगे, तो वहाँ जाके पढ़ सकते हो इसके बारे में। अच्छा, बढ़िया इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। सही है? तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कई लोग जो होते हैं वो पानी के अंदर इसको रखते हैं, पानी के मतलब पानी जो होता है नीचे जो लोअर बेस होता है उसको पानी के ऊपर सोलर पीवी को तैराते हैं, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, ताकि पानी जो है वो ठंडा रहेगा और आपको थोड़ी सी मिलती रहेगी। ठीक है, सो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, जाके चेक करना। मैं भी इधर काफ़ी दिनों से टच में नहीं हूँ इस रिसर्च के, तो मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता, लेकिन इस तरीके का बहुत काम लोगों ने किया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस लेक्चर में। अगेन सेम रिक्वेस्ट जो मैंने आपको बताई थी पुराने लेक्चर के अंदर, कि आपको जो भी इस लेक्चर के अंदर आपने सीखा, 1 पॉइंट सीखा, 2 पॉइंट सीखे या कुछ भी नहीं सीखा, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बताना। नेक्स्ट वीडियो में बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, एंड पॉइंट नंबर 7 के ऊपर MPPT, और जो भी थोड़े बहुत पॉइंट रह गए हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।